हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास की एक बहुत ही प्यारी सी कविता है जिसका नाम है नो मैन आर फॉरेन। और ये कविता ली गई है बिहाइव बुक से और इस कविता को लिखा है जेम्स किरकप ने। दोस्तों, इस कविता में पोइट ने एक बहुत ही बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। पोइट ये बताना चाहता है कि कोई भी इंसान एक दूसरे से पराया नहीं है। यानी चाहे वो किसी भी देश का रहने वाला हो, किसी भी भाषा का बोलने वाला हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी अ, अलग देश से बिलोंग करता हो, लेकिन वो इस बात पर एक दूसरे से भिन्न नहीं है। यानी अगर कोई हिंदुस्तान में रहता है, कोई पाकिस्तान में रहता है, कोई बांग्लादेश में रहता है, तो सभी क्या है, आपस में एक हैं, एक ही ईश्वर की रचना है। कोई भी एक दूसरे से पराया नहीं। अगर हम इस विभिन्नता के आधार पर कि वो दूसरे देश का निवासी है, वो दूसरी भाषा बोलता है, उसका पहनावा दूसरा है, अगर इस आधार पर अगर हम किसी से भेदभाव करते हैं तो ये गलत है। और अगर कोई हमें ऐसा करने के लिए कहता है तो वो भी गलत है। अगर हम इस आधार पर किसी दूसरे से दुश्मनी रखते हैं, वैर भाव रखते हैं, आपस में लड़ते हैं, तो इससे हम मानवता को नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि ये जो जितने भी इंसान हैं इस दुनिया के, सभी ईश्वर की रचना है। और कवि एक तरह से मैसेज देना चाहता है कि हमें सबको आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है, तो इस कविता के अंदर बहुत ही प्यारी सी कविता है और आज इस वीडियो के अंदर इस पोम को मैं पूरा आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। और साथ ही साथ इस पोम की समरी और इस पोइम से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो निश्चित रूप से ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो प्लीज़ 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 वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी फर्दर एडू। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है, फिर इसमें इस फॉर्म में जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुई वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैसे कि एक्सप्लेनेशन की बात करें हम, तो पॉम का नाम है नो मैन आर फॉरेन। ठीक है, और इसे लिखा किसने? जेम्स किरकप ने। अब फर्स्ट स्टेंजा में पोइट क्या बताता है? पोइट कहता है, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स like ours, the land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall die. इन फर्स्ट स्टैंजा में पोइट कहना चाहता है कि याद रखिए, कोई भी आदमी विदेशी नहीं है, कोई भी आदमी अजनबी नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, कोई भी देश विदेश नहीं है, यानी सब अपने हैं। ये पूरा ब्रह्मांड जो है, जो ईश्वर की रचना है, और ये सब अपना है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स। अब यहाँ पर बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स एक तरह से यहाँ पर मेटाफर लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है। यानी इसका मतलब है, चाहे वो किसी भी देश के सैनिक हो, चाहे वो हिंदुस्तान के सैनिक हो, चाहे वो पाकिस्तान के सैनिक हो, चाहे वो अमेरिका के सैनिक हो, किसी भी कंट्री के सैनिक हो, जो उन्होंने ड्रेस पहनी हुई है, जो उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी हुई है, उस यूनिफॉर्म के नीचे अ सिंगल बॉडी ब्रेथ, एक शरीर सांस लेता है। यानी जिनका सभी का शरीर क्या है, सभी का शरीर समान है। ऐसा नहीं है कि ड्रेस अलग अलग पहनने से सभी का शरीर जो है वो अलग अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सभी का उस ड्रेस के नीचे, उस यूनिफॉर्म के नीचे, सभी का ड्रेस, सभी का जो शरीर है, सभी की जो बॉडी है वो समान है। चाहे वो हिंदुस्तान का सैनिक हो, हिंदुस्तान का सोल्जर हो, चाहे वो पाकिस्तान का सोल्जर हो, चाहे वो किसी अदर कंट्री का सोल्जर हो। लाइक आवर्स द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी शैल लाई। यानी चाहे वो हमारी तरह ही दूसरे देशों में भी जो लोग रहते हैं वो भी उसी धरती पर चलते हैं जिस धरती पर हम चलते हैं। और ये धरती जो है हर जगह कॉमन है। यहाँ जो हिंदुस्तान की धरती हो, चाहे पाकिस्तान की धरती हो, चाहे किसी भी कंट्री की धरती हो, सब क्या है, कॉमन है। क्योंकि हमें जो है, हम भी धरती पर चलते हैं, दूसरे देश के निवासी हैं वो भी धरती पर चलते हैं। और एक दिन जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, जब हम मर जाएंगे, तो हमें इस धरती में ही समाना है। हमें इस धरती में दफन कर दिया जाएगा, या जलाएंगे तब भी वो जो राख है वो भी हमारी इस धरती में ही विलीन होने वाली है। तो कुल मिलाकर हमारी उत्पत्ति और जो हमारा अंत है वो इस मिट्टी में ही है, इस धरती में ही होने वाला है। चाहे हम किसी भी देश के निवासी हों, चाहे हम किसी भी पृथ्वी के किसी भी कोने पर रहते हों, हम सभी क्या है, ईश्वर की एक रचना है। और हमारा अंत जो है वो भी इस पृथ्वी के अंदर, इस धरती के अंदर ही खत्म होने वाला है। तो एक तरह से फर्स्ट स्टेंजा में पोइट ये कहना चाहता है कि कोई भी इंसान विदेशी नहीं है, कोई भी इंसान अजनबी नहीं है, कोई भी देश विदेश नहीं है, सब अपने हैं। भले ही उन्होंने अलग अलग यूनिफॉर्म्स पहनी हो, अगर सैनिकों की बात करें तो भले ही उन्होंने अलग अलग यूनिफॉर्म्स पहनी हो, लेकिन उन सभी यूनिफॉर्म्स के नीचे एक जैसा ही शरीर निवास करता है। और ये शरीर जो है, ये जो बॉडी है, ये जो इंसान है, ये ईश्वर की रचना है। चाहे हम किसी भी देश में निवास करते हो, सभी जगह धरती, पृथ्वी जो है वो एक जैसी ही है। वहाँ पर भी लोग पृथ्वी पर चलते हैं और यहाँ पर भी लोग पृथ्वी पर चलते हैं। और एक दिन जब इस दुनिया से चले जाएंगे, जब खत्म हो जाएंगे, जब वो मर जाएंगे, तो उन्हें इस पृथ्वी के अंदर ही समाना है, इस पृथ्वी के अंदर ही चले जाना है, दफन कर दिया जाएगा। तो कुल मिला के स्टेंजा में, फर्स्ट स्टेंजा में पोइट ने ये बात कही है। अगला स्टेंजा क्या है? दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वो लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, देयर हैंड्स आर आवर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। सेकेंड स्टेंजा में पोइट कहता है,
कि हमारी तरह ही वहाँ पर भी जो है हवा है, सूर्य है, वो भी सूर्य की रोशनी का उपभोग करते हैं, हवा को इस्तेमाल करते हैं, पानी को इस्तेमाल करते हैं। और जब शांति रहती है, जब शांति का माहौल रहता है, तो वो लोग खेती करते हैं। जैसे कि शांतिपूर्ण माहौल में हम भी यहाँ पर खेती करते हैं। और युद्ध के दौरान क्या होता है, युद्ध या सर्दी के दौरान हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। युद्ध के दौरान काफ़ी लंबे समय तक, क्योंकि युद्ध के दौरान काफ़ी अव्यवस्थाएं हो जाती हैं, और उस कारण लंबे समय तक क्या होता है, भूखा इंसानों लोगों को या सैनिकों को काफ़ी लंबे समय तक भूखा रहना पड़ता है। तो ये जो परिस्थितियाँ जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं हम फेस करते हैं, सेम प्रॉब्लम्स वो भी फेस करते हैं। यानी उनका जीवन भी सेम हमारी तरह ही है। वहाँ पर भी सूर्य है, वहाँ पर भी वायु है, वहाँ पर भी पानी है, वो सभी चीज़ें वो भी यूज़ करते हैं और हम भी करते हैं। यानी इन सभी चीज़ों के बिना ना तो हम जी सकते हैं, ना वो जी सकते हैं। तो हमारी और उनकी ज़रूरतें एकदम एक समान हैं। देयर हैंड्स आर आर्स, उनके भी हाथ हैं, हमारे भी हाथ हैं, और वो भी हमारी तरह ही परिश्रम करते हैं, हमारी तरह ही मेहनत करते हैं। और हम भी, यानी हम जैसी मेहनत करते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए हम भी मेहनत करते हैं, रोज़ मेहनत करते हैं। तो हमारी तरह वो लोग भी मेहनत करते हैं। तो इस बात में हम में काफ़ी समानता है, हमें कोई भिन्नता नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि भी हम यहाँ पर जो सूर्य और वायु और जो है पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहाँ पर वो वहाँ पर वो किसी दूसरी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं, सभी जगह सभी की ज़रूरतें क्या हैं, समान हैं। तो इस आधार पर हम नहीं कह सकते कि वो हमसे भिन्न है। वो हमसे किसी भी तरीके से भिन्न नहीं है, वो हमसे किसी भी तरीके से अजनबी नहीं है, वो हमारे अपने हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में पोइट क्या कह रहा है, Remember, they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. पोइट कहता है कि याद रखिए, उनकी भी आंखें हैं, जैसे हमारी आंखें भी हम देखने की काम में लेते हैं, है ना। आंखों से हम देखते हैं, जब हम जगते हैं तो हमारी आंखें खुलती, हमारी आंखें जब खुलती हैं तो हम जगते हैं, कहने का मतलब। और स्लीप, और जब हमारी आंखें बंद होती हैं, जब हम सोते हैं तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। तो यही प्रोसेस उनमें भी है। सेम चीज़ें वो करते हैं जो वो अपने आंखों से देखते हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन, और उनके पास भी वही ताकत है, और दैट स्ट्रेंथ कैन बी वॉन बाय लव, और यानी उनके पास भी वो ताकत है जिससे हम प्यार से जीत सकते हैं, है ना। तो जो उनकी ताकत है, उनके पास जो ताकत है, जो हमारे पास ताकत है, और हर ताकत को क्या है, नफरत से नहीं जीता जा सकता, प्यार से जीता जा सकता है। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, और चाहे किसी भी धरती पर कहीं के भी निवासी हो, हर जगह एक जो कॉमन चीज़ है वो क्या है, जीवन है। यानी वहाँ पर भी जीवन है, यहाँ पर पृथ्वी के किसी भी चीज़ से भी चले जाओ, हर जगह जीवन है। और जीवन में वहाँ पर हर जगह कॉमन चीज़ क्या है, जीवन है। क्योंकि वहाँ पर भी सूर्य, एयर, जो सन है, एयर है, वाटर, सब चीज़ प्रोवाइड ईश्वर के द्वारा करवाई गई है। यहाँ पर भी कहीं भी चले जाओ पृथ्वी के किसी भी कोने पर, तो हर जगह ये चीज़ कॉमन है। तो हमें इस चीज़ को पहचानना चाहिए, हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। ये बात पोइट कहना चाहता है। अगले स्टेंजा की बात करते हैं। अगले स्टेंजा में पोइट कहता है, लेट अस रिमेंबर whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. लास्ट ये स्टेंजा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और पॉइंट कहता है इस स्टेंजा के अंदर कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जब भी हमें कोई कहे कि आप उनसे, अपने भाइयों से नफरत करो, यानी हमें अपने भाइयों से कोई नफरत करने के लिए कहे, तो हमें ऐसा नहीं करना है। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो इसका मतलब हम उनसे नफरत नहीं कर रहे, बल्कि हम अपना खुद का विनाश कर रहे हैं, हम अपने आप को खुद को लूट रहे हैं, हम अपने आप को खुद को धोखा दे रहे हैं, हम अपने आप की निंदा कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप अपने भाइयों से नफरत करते हैं, तो आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर हम अपने भाइयों के खिलाफ, अपने भाइयों से लड़ाई करते हैं, उनके खिलाफ हथियार उठाते हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो ये फिर हम उनको नहीं बल्कि अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये बात इस स्टेंजा के माध्यम से पोइट कहना चाहता है। अगला स्टेंजा देखते हैं, ये रहा। इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, our hells of fire and dust outrace the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no countries stand. अब लास्ट स्टेंजा में पॉइंट कहता है कि इस जो इट इज़ दैट, ये ह्यूमन, जो मनुष्यों की जो पृथ्वी है, दैट वी डिफाइल, जिससे हमने क्या कर दिया, जिसे हमने अपवित्र कर दिया, डिफाइल कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि आपसी रंजिशों के कारण, आपसी नफरतों के कारण, आपसी वैर भाव के कारण हमने इस पृथ्वी को क्या कर दिया, अपवित्र कर दिया है। और आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर और ऑन, क्योंकि हमने हमारी नफरत के कारण जो इस पृथ्वी की जो मासूमियत है, जो यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, उससे हमने आपसी रंजिशों के चलते क्या कर दिया है, तहस नहस कर दिया, उसका
पतन कर दिया है। और लास्ट में पॉइंट यही कहना चाहता है कि हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि नो मैन आर फॉरेन, कोई भी इंसान विदेशी नहीं है, कोई भी इंसान अजनबी नहीं है, नो कंट्रीज स्ट्रेंज, कोई भी देश जो है वो विदेश नहीं, सब अपने हैं। और हमें मिलजुल कर आपस में रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत से शांति के साथ हमें आपस में रहना चाहिए। हमें आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम लड़ेंगे झगड़ेंगे आपस में वॉर होगा तो निश्चित रूप से इससे दोनों पार्टीज को नुकसान होता है। युद्ध में कभी भी किसी का कोई भला नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर एक तरह से इस कविता के माध्यम से पोइट ने आपसी भाईचारा पैदा करने का एक मैसेज दिया है कि हमें आपस में भाईचारे से रहना चाहिए। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन, जिसे मैंने बहुत ही आसान भाषा में अपने स्तर पर आपको समझाने का प्रयास किया है। अब देख लेते हैं इस पोएम में कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज हुई हैं, इस पोएम की राइम स्कीम क्या है। तो सबसे पहले अगर हम राइम स्कीम की बात करें तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इस पोएम की कोई भी राइम स्कीम नहीं है। ये पोएम एक तरह से फ्री वर्ड्स में लिखी हुई है, क्योंकि राइम स्कीम का मतलब होता है जब साउंड होती है हर सेंटेंस की लास्ट की वो मिलनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। जैसे हम देखते हैं यहाँ फॉरेन ब्रेस जैसे ये देखिए फॉरेन है, ब्रेस है, अपॉन है, लाई है, तो चारों वर्ड हैं, इनकी जो साउंड है लास्ट की वो अलग अलग है। इसका मतलब कहीं पर भी राइम नहीं हो रही है, वर्ड्स जो साउंड है वो कहीं पर भी राइम स्कीम में नहीं आ रहे हैं। इसलिए हम इस पोएम को कहेंगे कि ये पोएम जो है वो राइम स्कीम में नहीं लिखी हुई है। इस पोएम की कोई भी राइम स्कीम नहीं है, ये पोएम फ्री वर्ड्स में लिखी हुई है, एक तरह से फ्री वर्ड्स पोएम है। ठीक है, तो एक बात तो ये क्लियर होगी। दूसरी बात अगर हम बात करें इसमें लिटरेरी डिवाइस की, तो लिटरेरी डिवाइस में हम देखते हैं जैसे यूनिफॉर्म, यहाँ पर एक मिनट देखिए, ये जैसे यूनिफॉर्म से, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म से मतलब है अलग अलग देश के सैनिकों से, तो एक तरह से कंपैरिजन किया गया है। तो यहाँ पर जो कंपैरिजन हुआ है इस लिटरेरी डिवाइस को हम बोलेंगे मेटाफर और सिमिली वैसे सेम से होते हैं, लेकिन सिमिली में क्या होता है, सिमिली जो लिटरेरी डिवाइस है इसमें एज और लाइक का यूज कर हम कंपेरिजन करते हैं, जबकि मेटाफर में विदाउट यूजिंग एज और लाइक, यानी एज और लाइक का यूज किए बगैर हम किन्हीं दो चीज़ों में कंपेरिजन करते हैं। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म से मतलब क्या है, यूनिफॉर्म का कंपेरिजन दूसरे देशों के अलग अलग देशों के सैनिकों से किया गया। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म्स इस लाइन में हम कह सकते हैं कि जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है वो मेटाफर लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है। अगली लिटरेरी डिवाइस की हम बात करें तो वो ये रही, जैसे बॉडी ब्रेथ, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में भी मैंने बताया है, और एक लिटरेरी डिवाइस का मैंने अलग से वीडियो अपलोड किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। यहाँ पर जैसे बॉडी ब्रेथ है, तो यहाँ पर देखो इस लाइन के अंदर दोनों वर्ड्स में बै साउंड रिपीट हो रहा है, यानी एक तरह से कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है वो हुई है एलिट्रेशन, क्योंकि एलिट्रेशन में क्या होता है, किसी भी लाइन में सेम कॉन्सोनेंट साउंड के जो वर्ड होते हैं क्लोजली कनेक्टेड होते हैं, पास होते हैं, और उनमें जो कॉन्सोनेंट वर्ड साउंड होती है वो दोनों वर्ड्स के या जितने भी वर्ड्स हैं स्टार्टिंग में यूज होती है, तो स्टार्टिंग में यूज होती है और रिपीटेशन होता है उनका। तो इस तरह तो ऐसी जो लिटरेरी डिवाइस होती है उसे हम कहते हैं एलिट्रेशन। तो यहाँ पर हम देखते हैं, आसानी से कह सकते हैं, पहचान सकते हैं कि यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है वो हुई है एलिट्रेशन। अब अगली एक लिटरेरी डिवाइस की बात और कर लेते हैं, जैसे कि ये रहा, एक लिटरेरी डिवाइस होती है एन्जॉयमेंट। अब एन्जॉयमेंट में क्या होता है, देखो जब भी कोई लाइन होती है, जैसे स्टेंजा की कोई भी लाइन है, उनमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं किया जाता। जैसे मान लो रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आर्स दैट वेक, अब वेक के बाद में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, फिर नेक्स्ट लाइन में भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, और उससे नेक्स्ट लाइन में भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, यानी कॉमन लाइफ के बाद में कोई भी मार्क नहीं है, यानी सभी लाइन को एक साथ आपको पढ़ा जाना है, आपके द्वारा पढ़ा जाना है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो, जब ऐसी लाइन्स आपके सामने आए, ऐसा कोई स्टेंजा आपके सामने आए जिनमें एक या दो या तीन लाइन में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप मानकर चलेंगे कि वहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है वो हुई है एन्जॉयमेंट। ठीक है, एक लिटरेरी डिवाइस और इसके अंदर यूज हुई है वो है रेपिटेशन। रेपिटेशन का मतलब होता है पोएम में कहीं पर भी कोई वर्ड है या कोई लाइन है बार बार रिपीट हो रही हो तो उसे हम रेपिटेशन बोलते हैं। जैसे कि देखो रिमेंबर, देख लीजिए, जैसे ये रिमेंबर है, यहाँ पर रिमेंबर है, यहाँ पर रिमेंबर, तो बार बार ये वर्ड जो है रिपीट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है वो रेपिटेशन हुई है। और भी जैसे लाइन भी कई, जैसे नो मैन आर फॉरेन, नो मैन आर फॉरेन, ये भी कई दो जगह शायद रिपीट हुई है, तो ये भी एक तरह से रेपिटेशन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए हैं। इस पोम के अंदर मोटे मोटे तौर पर जैसे राइम स्कीम की बात करें तो ये फ्री वर्ड्स में है, और जो राइम स्कीम इसमें यूज़ हुई हैं वो ही हैं एलिट्रेशन, मेटाफॉर, एन्जॉयमेंट, रेपिटेशन। तो ये 4 लिटरेरी डिवाइस इसमें यूज़ हुई हैं जिन्हें मैंने आपको बहुत ही आसानी से समझा दिया है। हालांकि इस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब बात करते हैं इस पोम की समरी की और उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा। तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, पूरा वीडियो देखिएगा। और आपको मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि इस समरी को, क्वेश्चन आंसर्स को आप अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अगर आप इसे अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं और इस पोएम से रिलेटेड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ईजिली आप उसका आंसर कर पाएंगे।
अब देख लेते हैं समरी। तो ये रही हमारी समरी। नो मैन आर फॉरेन, कोई भी आदमी विदेशी नहीं, जैसा कि पोम का नाम है। इस पोम को लिखा है जेम्स किर्कप ने। In the poem, the poet wants to say that all the people living on this earth are the same. इस कविता के अंदर पोइट जो है वो कहना चाहता है कि जितने भी लोग इस पृथ्वी रहते हैं सभी क्या हैं, सेम है, उनमें कोई विभिन्नताएं नहीं हैं। The poet wants to say that the entire earth is one and all the people who live on this earth belongs to one human race. पोइट कहना चाहता है कि इस पृथ्वी पर जितने भी लोग रहते हैं सब एक हैं और उनमें किसी भी तरीके का कोई भिन्नताएं उनमें नहीं है, सभी एक मानव जाति से बिलोंग करते हैं। Then he says that inside the uniforms worn by soldiers of different countries, the human being is the same. बाद में वो कहता है, पोइट कहता है कि चाहे भले ही अलग अलग उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी हुई हो, जितने भी सैनिक हैं उनकी यूनिफॉर्म अलग अलग होती है, लेकिन चाहे वो अलग अलग देशों के सैनिक हों उनकी यूनिफॉर्म अलग अलग हो, लेकिन जो मानव जाति जो है वो मानव स्वरूप जो है वो एक ही है, एक ही मानव जाति से सभी बिलोंग करते हैं। गॉड हैज़ मेड ऑल ऑफ अस इन अ सिमिलर वे, ईश्वर ने हमारी सबकी समान रचना की है। ऑल ब्रेथ इन द सेम वे, सभी एक तरीके से ही सांस लेते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान का हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो किसी अदर कंट्री का हो, सभी जीने के लिए सांसें लेते हैं और सांसों का लेने का सभी का तरीका एक जैसा ही होता है, यानी सभी ईश्वर की रचना है। Then he says that all the soldiers are our brothers, और बाद में वो कहता है कि जितने भी सैनिक हैं वो सब हमारे भाई हैं, कोई हमारा दुश्मन नहीं है। We all walk upon the same earth on after death and after death we will be buried in the same earth. हम सभी इस पृथ्वी पर चलते हैं और मरने के बाद में हम सभी इस पृथ्वी में दफन कर दिए जाएंगे, दफना दिए जाएंगे, यानी हमारा अंत और शुरुआत एक जैसी ही है। The poet says that everyone gets sunlight, air and water in equal measure, which means that God does not differentiate between people from different countries. आगे पोइट कहता है कि सब जो है जीने के लिए सूर्य की रोशनी की जरूरत है, हवा की जरूरत है, पानी की जरूरत है, सभी को जरूरत है, चाहे वो किसी भी देश का निवासी हो। और भगवान ने इस चीज में किसी भी देश, अलग अलग देशों का होने के कारण कोई भी विभिन्नता नहीं किया। ऐसा नहीं किया है कि पाकिस्तान वालों को ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई है और हिंदुस्तान वालों को कम करवाई है, ऐसा नहीं है। सभी के साथ समान व्यवहार किया है, सभी को समान रूप से भगवान ने जो भी फैसिलिटीज़ हैं जीने के लिए जो जरूरी है सभी को प्रोवाइड करवाई हैं। आगे देखते हैं। We all do farming during the time of peace. हम सभी क्या है, शांति के समय खेती करते हैं। When there is no war, जब कोई युद्ध नहीं होता, एकदम शांति प्रिय माहौल होता है, तो हम आराम से अपने जीवन यापन करते हैं, आराम से हम हमारा दैनिक कार्य करते रहते हैं, खेती करते रहते हैं। We live a relaxed life and eat the things given to us by nature. और हम एक आरामदायक जीवन जीते हैं और वो चीज़ें खाते हैं, उन चीज़ों को भोग करते हैं जो हमें प्रकृति द्वारा दिया गया है। Further, he adds that the problems we face during wars and winter time is the same for those who belonging to other countries. और इसके बाद में पोइट कहता है कि जो समस्या हम फेस करते हैं वो भी फेस करते हैं, क्योंकि जब युद्ध के दौरान या सर्दी के समय या विपत्ति काल में जो भी परेशानियां हम सामना करते हैं, जिन परेशानियों का जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम ही फेस करते हैं, सभी के लिए वो समान है वो प्रॉब्लम, वो भी उन प्रॉब्लम को फेस करते हैं, चाहे वो किसी भी देश के निवासी हो। आगे पोइट कहता है देन द पोइट सेज दैट इवन देयर हैंड्स आर सेम एज आवर्स। आगे पोइट कहता है कि उनके हाथ भी हमारे हाथों की तरह ही है, ऐसा नहीं है कि उनके हाथ हमारे हाथों से अलग है, सेम हमारे जैसे ही उनके भी हाथ होते हैं। द पोइट सेज दैट वी शुड कीप इन माइंड दैट द पीपल ऑफ अनदर कंट्री होम वी थिंक टू बी आवर एनिमीज ऑल्सो आर द क्रिएशन ऑफ गॉड। पोइट कहता है कि हमें हमेशा एक बात अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि जो लोग दूसरे देशों के जो लोग हैं जिन्हें हम हमारा दुश्मन समझते हैं, वो भी ईश्वर की ही रचना है, यानी हमारे भाई बहन की तरह ही हैं, हमारे अपने हैं, हमें उन्हें अपना दुश्मन नहीं समझना चाहिए। God has given them eyes like ours which open when we awake and close when we are asleep. भगवान ने उन्हें भी आंखें दी हैं और वो भी खुलती हैं, जब वो जगते हैं तो उनकी आंखें खुलती हैं, जब वो सोते हैं तो उनकी आंखें बंद होती हैं। ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से हमारा रहना सहना है वैसा ही उनका भी रहना सहना है। Similarly, he has given them strength which we can win through love. और जो ताकत है उस ताकत को नफरत के बल पे कभी भी नहीं जीता जा सकता। आपसी जो ताकत है उस ताकत को प्यार के बल पे जीता जा सकता है। ठीक है, उनके पास जो पावर है या हमारे पास जो पावर है, इस ताकत को इसको हम एक प्यार से जी सकते हैं, प्यार से हम एक दूसरे को अपना बना सकते हैं। Then he says that in every country, और बाद में वो कहते हैं कि हर देश में in every land there is one common thing that is life. या चाहे किसी भी देश में चले जाओ, कहीं पर भी पृथ्वी के किसी भी कोने पे आप चले जाओ, वहाँ पर एक कॉमन चीज़ है और वो है लाइफ, यानी जीवन हर जगह पृथ्वी पर है और उसकी शर्तें सभी जगह समान है। आगे देखते हैं। आगे पोइट कहता है The poet says that we should remember that
whenever someone tells us to hate a person from another country and whenever we think someone to be our enemy, we deprive ourselves, we cheat ourselves and we condemn ourselves. आगे पॉइंट कहता है कि हमेशा एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब कोई हमें दूसरे व्यक्ति से, दूसरे देशों के व्यक्ति से नफरत करने के लिए कहे और जब हम ऐसा सोचते हैं कि दूसरे देशों के जो लोग हैं वो हमारे दुश्मन हैं, तो आप मान कर चलें उस वक्त आप अपने आप का पतन कर रहे हैं, आप खुद का पतन कर रहे हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आप अपने आप की निंदा कर रहे हैं, यानी आप खुद का नुकसान कर रहे हैं, किसी दूसरे का नुकसान नहीं कर रहे हैं अगर आप ऐसा सोचते हैं कि दूसरे देश के लोग हमारे दुश्मन हैं. He says that we should stay अवे फ्रॉम सच नेगेटिविटी. पॉइंट कहता है कि हमें ऐसी नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए, हमें ऐसे भावों से, ऐसे विचारों से हमेशा दूर रहना चाहिए. वी शुड नॉट कंसीडर एनीवन टू बी आवर एनिमी. हमें कभी भी दूसरों को अपना दुश्मन नहीं समझना चाहिए. ही सेज दैट व्हेनेवर वी पिक एनी वेपन अगेंस्ट समवन, वो कहता है कि जब हम किसी दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं, we make the earth dirty because weapon kills people and their bodies which fall on the earth make it dirty. क्योंकि जब हम हथियार उठाते हैं तो जाहिर सी बात है युद्ध होगा, खून खराबा होगा, और खून खराबा होगा तो हम इस पृथ्वी को क्या करेंगे, गंदा करेंगे. क्योंकि जब युद्ध होता है तो लोग मरते हैं, तो उनकी डेड बॉडी जो होती है पृथ्वी पर गिरती है, और पृथ्वी पर गिरती है तो उनकी जो डेड बॉडी होती है उस डेड बॉडी से क्या होता है, पृथ्वी का क्या होता है, सत्यानाश होता है, पृथ्वी गंदी होती है. Whenever war happens, और जब युद्ध होते हैं, it leads to a lot of bloodshed, fire and death. क्योंकि कभी भी युद्ध के कारण किसी को फायदा नहीं हो, युद्ध के कारण नुकसान ही नुकसान होता है, काफ़ी खून खराबा होता है, ब्लड शेड होता है, आगजनी होती है, मौतें होती हैं. तो एक तरह से विनाश का, युद्ध के बाद में हमेशा चारों तरफ विनाश ही विनाश होता है. Thus through this poem the poet wants to give a message of the universal brotherhood and peace. तो इस प्रकार से इस कविता के माध्यम से पोइट ने जो है एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड यानी भाईचारा और शांति का एक मैसेज देने की कोशिश की है. तो बहुत प्यारी सी कविता है, बहुत बड़ा मैसेज इस कविता के माध्यम से कवि ने दिया है. तो ये समरी थी, मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा इस समरी को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा दावा है अगर एग्जाम में इस चैप्टर से, इस पोम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस समरी की बेस पर इजीली आप उसका आंसर कर पाएंगे. अब देखते हैं कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस पोम से अक्सर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो वो आप देख लें. पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो तो मैसेज का ही है, ये थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे अच्छे तरीके से एज इट इज याद कर लीजिएगा. तो पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैसेज, थीम, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम. क्या मैसेज है, क्या थीम, विषय वस्तु क्या है इस कविता की. आंसर हो जाएगा, द मैसेज, थीम, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट नो मैन आर फॉरेन. कोई भी आदमी विदेशी नहीं है. दे हैव मैनी सिमिलरिटीज ऑफ बॉडी, माइंड, फीलिंग्स, एटीट्यूड एंड एक्शन. यानी हर जगह काफ़ी समानताएं, शरीर को लेकर, मस्तिष्क को लेकर, भावनाओं को, दृष्टिकोण को, कार्यों को लेकर, ये सभी चीज़ों को लेकर काफ़ी समानताएं इंसानों के बीच में हैं. वी शुड रिमेंबर लव, पीस, हार्मनी, ब्रदरहुड एंड सो ऑन. हमें हमेशा आपस में, यानी हमारे पास प्यार होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, मेलजोल की भावना होनी चाहिए, भाईचारे की भावना होनी चाहिए. ये सभी चीज़ें हमारे पास, हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, हमारे पास होनी चाहिए. The poem gives to the world a message of the universal brotherhood and peace. ये कविता जो है एक तरह से भाईचारा और शांति का मैसेज देती है ये कविता आपको, ठीक है. It says that we may be different in our dresses, languages, cultures and traditions, but one in our needs. ये कविता कहती है, पोइट कहता है, ये कविता हमें कहती है कि हम पोशाक के आधार पर भिन्न हो सकते हैं, लैंग्वेजेस के आधार पर भिन्न हो सकते हैं, संस्कृति के आधार पर भिन्न हो सकते हैं, परंपराओं के आधार पर भिन्न हो सकते हैं, लेकिन हमारी ज़रूरतें जो हैं वो एक ही हैं. फिजिकली वी नीड सनलाइट, एयर एंड वाटर. शारीरिक रूप से हमें सूर्य की रोशनी की जरूरत होती है, वायु की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है. इमोशनली वी नीड लव एंड कंपेशन. और भावनात्मक रूप से हमें प्यार चाहिए, आपस में कंपेशन चाहिए, है ना, कंपेशनेट होना चाहिए हमें एक दूसरे के प्रति. वी शेयर द सेम अर्थ. और हम एक ही पृथ्वी पर निवास करते हैं. वी हैव टू डू लेबर टू सर्वाइव. रोज हम परिश्रम करते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए. पीस प्रॉस्पर्स अस. शांति से क्या होते हैं, हम फलते फूलते हैं, पनपते हैं, बट वो डिस्ट्रॉयज अस. लेकिन जब युद्ध होते हैं तो काफ़ी हमारे पतन का कारण बनता है, काफ़ी नुकसान होता है ना, विनाश का कारण बनता है. वी विल ओनली डिस्पोजेस, बिट्रे एंड कंडेम आवर सेल्स इफ वी हेट आवर ब्रदर्स. और हम हमेशा हमारा खुद का पतन करते हैं, हम हमारे खुद को धोखा देते हैं, हम अपने आप की निंदा करते हैं जब हम अपने भाइयों से नफरत करते हैं. आगे इसमें लिखा हुआ है, देख लेते हैं. We defile our own earth and pollute our own air if we are at war. लास्ट पॉइंट कहते हैं, ये मैसेज दिया गया है कि हम खुद अपवित्र करते हैं अपनी पृथ्वी को. हमने, इंसान ने खुद ने अपवित्र किया है और पल्यूट किया, प्रदूषित किया है इस चारों तरफ के एनवायरनमेंट को. जब हम युद्ध करते हैं आपस में, जब हम युद्ध में होते हैं तो ऐसा करके, हम युद्ध करके एक दूसरे से हम इस पृथ्वी को क्या करते हैं, पल्यूट करते हैं, इसे अपवित्र बनाते हैं. तो ये मैसेज एक तरह से इस पोएम के माध्यम से पोइट ने देने की कोशिश की है. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाउ डू वी डिफाइल द ह्यूमन अर्थ, यानी हम इस मानव पृथ्वी को, इंसानों की पृथ्वी को अपवित्र कैसे करते हैं? तो आंसर होगा We defile the human earth by our hails of fire and dust, यानी हमारी दुष्टता की जो आग है, जो धूल, जो हमारे आपसी वैर भाव हैं, जो नफरत की हमारी जो भावनाएं हैं, वो क्या करते हैं, हम जो है इसके जरिए इस पृथ्वी को क्या करते हैं, इसको अपवित्र बना देते हैं. Thus by polluting the environment of the earth we make it a difficult planet टू लिव ऑन. और इस प्रकार इस भावना से, यानी इन गंदी भावनाओं से, आपसी जो वैर भाव की भावना से हम इस पृथ्वी के वातावरण को क्या कर देते हैं, प्रदूषित कर रहे हैं. और ऐसा करके हम इस पृथ्वी को, इस ग्रह को क्या है, जीने के लिए दूभर बना रहे हैं, इन्हें जीने लायक नहीं बना रहे हैं, बल्कि इसे और कठिन करते जा रहे हैं. यहाँ पर जीवन को हम और कठिन बनाते चले जा रहे हैं. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये रहा. What does they too aware of sun and air and water signify, यानी इस लाइन का क्या मतलब, इस लाइन से क्या कहना चाहता है पोइट, क्या सिग्निफाई, क्या संकेत करती है लाइन? तो इसका आंसर हो जाएगा द लाइन द टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर सिग्निफाइज, संकेत देती है दैट द सिमिलर यूज ऑफ दीज गिफ्ट्स बाय ऑफ द यूनिवर्स बाय ऑल द ह्यूमन बींग्स एवरीवेयर ऑन द अर्थ, यानी संकेत देती है कि जो उपहार दिए गए हैं, चाहे सन, एयर और वाटर, जो ईश्वर के द्वारा हमें उपहार दिया गया है, ये ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाओ, सभी मानव जाति एक समान रूप से इसका उपभोग करते हैं, सभी के लिए समान है. ठीक है. अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट डू वी एक्चुअली डू व्हेन वी हेट आवर ब्रदर्स, वास्तव में जब हम हमारे भाइयों से नफरत करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करके क्या नुकसान पहुंचाते हैं अपने आप को? तो इसका आंसर ये हो जाएगा व्हेन वी हेट आवर ब्रदर्स वी एक्चुअली हेट आवरसेल्व्स, जब हम हमारे भाइयों से नफरत करते हैं, इसका मतलब हम हमारे भाइयों से नहीं बल्कि अपने आप से नफरत कर रहे हैं. वी एक्चुअली डिस्पोजेस, बिट्रे एंड कंडेम आवरसेल्व्स, एक्चुअली वास्तव में हम हमारा खुद का नुकसान कर रहे हैं, हमें खुद को धोखा, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हम अपने आप की निंदा कर रहे हैं. वी एक्चुअली डिग्रेड आवरसेल्व्स, एक्चुअली हम अपने आप का, खुद का हम पतन कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ डज द पोइट, थोड़ा देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है. हाउ डज द पोइट प्रूव दैट वी आर ऑल द सेम, कवि ने किस तरह, कैसे ये साबित किया है कि हम सभी समान हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा द पोइट प्रूव्स दैट नो मैन आर स्ट्रेंज, पोइट कहता है कि कोई भी आदमी अजनबी नहीं है. आवर ड्रेसेस में बी डिफरेंट, हमारी ड्रेसेस भिन्न हो सकती हैं, बट आवर बॉडीज आर द सेम, लेकिन हमारा शरीर जो है, उस ड्रेस के नीचे जो हमारा शरीर है वो समान है, चाहे वो किसी भी देश का रहने वाला हो. वी मे लिव इन डिफरेंट कंट्रीज, हम अलग अलग देशों में रह सकते हैं, बट द अर्थ वी वॉक ऑन इज द सेम, लेकिन जिस पृथ्वी पर हम चलते हैं वो समान है, एक जैसी है. हिंदुस्तान की पृथ्वी भी वैसी है जैसी पाकिस्तान की है, वैसी ही बांग्लादेश की है, वैसी ही अमेरिका की है. वी लाई बरीड इन साइड द सेम अर्थ आफ्टर वी आर डेड, और हमें दफन भी उसी अर्थ पृथ्वी में कर दिया जाएगा. जब हम मर जाएंगे तो हमें दफन जो है, हमें दफना भी इसी पृथ्वी में दिया जाएगा. तो यानी सब चीज़ें सेम हैं, और इस आधार पर पोइट कहता है, ये जो है साबित करता है कि हम जो है सभी समान हैं, हम अलग अलग नहीं हैं, हम कोई भी किसी के लिए अजनबी नहीं है. तो ये थे 5 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें भी याद कर लीजिएगा. So this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 9th class. So once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Thank you. Have a good day.